हेलो एवरीवन, दृष्टि के टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहाँ सीटेट के यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में डिस्कशन कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी ध्यान रखिएगा किस सेगमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो ध्यान रखिए कि जो हमारे पास सीटेट का सिलेबस है, सीटेट के सिलेबस में जो प्रश्न पत्र 2 है कक्षा 6 से कक्षा 8 के लिए, इसमें जो सामाजिक विज्ञान खंड है, सोशल साइंस है, सोशल साइंस में भी जो ज्योग्राफी विषय है, भूगोल विषय है, भूगोल के PYQ यानी विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों पर यहां हम विस्तार से चर्चा करते हैं। उन प्रश्नों को समझने की कोशिश करते हैं। उस प्रश्न में कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते हैं जो आगे जिन पर प्रश्न पूछे जाने या प्रश्न फ्रेम किए जाने की संभावना हो सकती है, उन प्रश्नों को हम यहाँ डिटेल से चर्चा में लाते हैं, उन तथ्यों को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं हमारे पहले प्रश्न को। प्रश्न है, निम्नलिखित सूची पर विचार कीजिए। आपके सामने एक सूची दी हुई है। सूची में देखिए नदियों के नाम है जैसे कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, तापी और महानदी। ठीक है, अब प्रश्न क्या फ्रेम किया गया है कि निम्नलिखित सूची में से कौन सा एक अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न है का मतलब कोई एक है जो शेष नदियों से, या कोई एक नदी है जो शेष नदियों से क्या है, डिफरेंट है, भिन्न है, अलग है। ठीक है, ऑप्शन में क्या है, ए कृष्णा, बी कावेरी, सी गोदावरी, डी तापी। यह प्रश्न सीटेट 2018 में पूछा गया था। ठीक है, अब देखिए भिन्न के बारे में जब प्रश्न फ्रेम किया जाए नदियों के संदर्भ में, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि कौन सी नदियां पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं और कौन सी नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं, क्योंकि इसकी भिन्नता के आधार पर भी प्रश्न को फ्रेम किया जा सकता है। और आपको यह भी देखना है कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं, कौन सी नदियां अरब सागर में जाकर गिरती हैं, क्योंकि इससे भी प्रश्न डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियां पूर्व की ओर बहती हैं, कौन सी नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां अपना मुहाना अरब सागर में बनाती हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदियों का मुहाना बंगाल की खाड़ी से संबंधित है। तो कुछ इस तरीके से अलग अलग तरीके से प्रश्नों को फोल्ड करके, मोल्ड करके अलग अलग तरीके से प्रश्नों को फ्रेम किया जा सकता है। ठीक है, अब हम यहाँ बात करते हैं कि निम्नलिखित में से वे कौन सी नदी है जो अन्य नदियों से भिन्न है। देखिए कृष्णा की बात करें तो यह कौन सी, किस तरीके से, किस तरफ बहती है, तो ध्यान रखें यह पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। इसका मुहाना बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र में बनता है। कावेरी नदी की बात करें तो यह भी पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। गोदावरी नदी की बात करें तो यह भी पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। इन तीनों नदियों का मुहाना कहाँ बनता है, पश्चिम बंगाल की खाड़ी में, माफ कीजिएगा, बंगाल की खाड़ी में। ठीक, लेकिन जब हम बात करते हैं तापी नदी की, ध्यान रखिएगा तापी नदी जो मध्य प्रदेश से संबंधित नदी है, तापी नदी जो है वह पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और इसका मुहाना कहाँ बनता है, ध्यान रखिएगा अरब सागर में। इसका मुहाना बनता है कहाँ, अरब सागर में। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हैं कि कौन सी नदी भिन्न है, तापी। अब बात करते हैं महानदी के बारे में। महानदी भी ध्यान रखिएगा पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली नदी है और यह अपना मुहाना बंगाल की खाड़ी में बनाती है, बंगाल की खाड़ी में बनाती है। और आपके लिए जो होमवर्क है वह यह है कि आपको यह देखना है कि निम्नलिखित में से ये सारी नदियां, ये जो सारी नदियां लिखी हुई हैं, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, तापी और महानदियां, इन नदियों का अपवाह क्षेत्र कहां से किस ओर है और यह किन किन राज्यों से संबंधित है। जब आप इन्हें मैप में देखेंगे, लोकेट करेंगे, तो आप इस प्रश्न को आसानी से हल कर पाएंगे और आगे सीटेट में कोई प्रश्न फ्रेम किया जाता है तो उस सवाल को भी हल करने की संभावना बढ़ जाएगी। तो इन नदियों की आपको लोकेशन देखना है। ठीक है, अब बात करें कौन सी नदी डिफरेंट है शेष नदियों से, कौन सी नदी अलग है शेष नदियों से, तापी। तो ऑप्शन डी तापी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। क्यों, क्योंकि यह पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। शेष सभी नदियां कृष्णा, कावेरी, गोदावरी और महानदियां ये पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में जाकर अपना मुहाना बनाती हैं। ठीक है, या डेल्टा बनाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारतीय प्रायद्वीपीय पठार के संदर्भ में सही है? देखिए क्या पूछा जा रहा है, भारतीय प्रायद्वीपीय पठार और कौन से यानी एक से अधिक कथन हो सकते हैं। ठीक है, भारतीय प्रायद्वीपीय पठार के बारे में हम कथन पढ़ते हैं। कथन 1 है, इसकी आकृति त्रिभुजाकार है तथा इसका धरातल काफी ऊंचा नीचा है। कथन 2 है, इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं जैसे विंध्य एवं सतपुड़ा श्रृंखलाएं। कथन 3 है, अरावली की पहाड़ियां विश्व की प्राचीनतम श्रृंखलाओं में से एक है, ये उत्तर पूर्व सीमा पर स्थित है। और चौथा कथन है, पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां नर्मदा तथा तापी इसी क्षेत्र से होकर बहती हैं। आपको उचित विकल्प का चयन करना है। हमारे पास जो 4 सेंटेंस दिए हुए हैं भारतीय प्रायद्वीपीय पठार के बारे में, देखना है कि इनमें से कौन सा कथन भारतीय प्रायद्वीपीय पठार के बारे में सही है। ऑप्शन ए केवल 1 2 3, ऑप्शन बी केवल 2 3 4, ऑप्शन सी केवल 1 2 4, ऑप्शन डी केवल 2 और 4। यह प्रश्न सीटेट 2017 में पूछा गया था। देखिए स्टेटमेंट वाले प्रश्न भी सीटेट के एग्जामिनेशन में इस तरीके से फ्रेम किए जाते हैं। 4 स्टेटमेंट को लेकर भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, पहला कथन है, इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। हम बात कर लेते हैं भारतीय प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। किस हिस्से को भारतीय प्रायद्वीपीय पठार कहा जाता है? देखिए भारत के हम मैप की एक छोटी सी आकृति बनाते हैं और फिर इसे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए यदि मान लीजिए यह भारत का मैप है और भारत के नक्शे में हम जानते हैं इस वाले हिस्से पर हिमालय स्थित है। हिमालय भारत का वह हिस्सा है जो भारत की मुख्य भूमि से एशिया को अलग करता है, या एशिया से भारत की मुख्य भूमि को अलग करता है, डिवाइड करता है। इसके बाद का जो क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा, ये दरअसल भारत का प्रायद्वीपीय पठार है। ध्यान रखें, क्या है यह? प्रायद्वीपीय पठार है। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार में जो यह हिस्सा है उत्तर पश्चिमी हिस्सा है, यह है उत्तर पश्चिमी हिस्सा। ठीक है, अब उत्तर पश्चिमी हिस्से की यदि हम बात करें तो यहां पर विस्तारित है अरावली रेंज। ठीक, फिर मध्य प्रदेश वाले हिस्से में यदि आते हैं तो यहां पर विंध्यन रेंज है और ठीक इसके नीचे सतपुड़ा रेंज है। विंध्यन और सतपुड़ा, यहीं से नर्मदा नदी प्रवाहित होती है और यहीं तापी नदी भी प्रवाहित होती है। दोनों की दिशा क्या है? पूर्व से पश्चिम की ओर, जो अरब सागर में जाकर अपना मुहाना बनाती हैं। ठीक, इस आकृति में देखिए, इसकी आकृति यानी भारतीय जो प्रायद्वीपीय है क्षेत्र है, ये इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। यह कथन हमारा सही हो जाता है। अब हम देखते हैं कथनों को। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है तथा इसका धरातल काफी ऊंचा नीचा है। क्यों धरातल इसका ऊपर नीचे है? क्योंकि यहाँ पर पहाड़ियों और घाटियों की संख्या अधिक है। तो पहाड़ियों और घाटियों की उपस्थिति की वजह से यह क्षेत्र त्रिभुजाकार होने के साथ साथ, ध्यान रखिएगा, ऊंचा नीचा है। तो यहाँ पहला कथन सही है। दूसरा कथन, इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं जैसे विंध्य और सतपुड़ा श्रृंखलाएं हैं। बिल्कुल सही बात है। जो मध्य प्रदेश वाला हिस्सा है, यहाँ विंध्यन रेंज है, सतपुड़ा रेंज है। राजस्थान वाले हिस्से में अरावली रेंज है जो आगे विस्तारित होती है दिल्ली तक। ध्यान रखिएगा, विंध्यन रेंज काफी दूर तक विस्तारित होती है और रोहतास कैमूर के पठार बिहार तक जाती है। ठीक है, सतपुड़ा रेंज है, मालवा का पठार है, यह भी आपको देखना है, मालवा प्लेट्यू है। अगर झारखंड वाले इलाके में आएंगे तो जो राजमहल की पहाड़ियां हैं, छोटा नागपुर का पठार है, यह भी इस क्षेत्र में विस्तारित है, काफी रिच है यह खनिज को लेकर, खनिज संपदा को लेकर। फिर नीलगिरी की पहाड़ियां, आप साउथ की तरफ नीचे आएंगे तो नीलगिरी की पहाड़ियां मिलेंगी, अन्नामलाई पहाड़ियां मिलेंगी। तो बहुत सारी पहाड़ियों और घाटी की वजह से नर्मदा नदी घाटी यहाँ पर मौजूद है जो वी आकार बनाती हुई आगे की ओर बढ़ती है। तो क्योंकि हमने देखा पठार भी है, पहाड़ियां भी हैं, घाटी भी हैं, रेंजेस है, माउंटेन रेंज है, इस वजह से ये जो क्षेत्र है क्या है, काफी ऊंचा नीचा है। और यहाँ मध्य प्रदेश वाले हिस्से में विंध्य रेंज और सतपुड़ा श्रृंखलाएं भी मौजूद हैं। तो दूसरा कथन भी हमारा सही है। ठीक है, तीसरा, अरावली की पहाड़ियां विश्व की प्राचीनतम श्रृंखलाओं में से एक है, ये उत्तर पूर्व सीमा पर स्थित है। देखिए अरावली की पहाड़ियां विश्व की प्राचीनतम श्रृंखलाओं में से एक है, यह बात बिल्कुल सही है। लेकिन ये भारतीय प्रायद्वीप की हम बात करें तो उत्तर पश्चिम में स्थित है, ना कि उत्तर पूर्व में। इस वजह से यह कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यह कथन हमारा गलत हो गया। चौथा,
पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां नर्मदा तथा तापी इस क्षेत्र से प्रवाहित होती हैं, इस क्षेत्र से होकर बहती हैं। यह कथन भी बिल्कुल सही है। जो नर्मदा तापी जो अरब सागर में जाकर अपना मुहाना बनाती हैं, यह इस क्षेत्र से प्रवाहित होती है। ठीक है, अब ध्यान क्या रखना है कि शेष नदियां, चाहे महानदी की बात करें, गंगा की गोदावरी की बात करें, गंगा नदी की बात करें, हम कृष्णा नदी की बात करें, कावेरी नदी की बात करें, ये बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती हैं, बंगाल की खाड़ी में अपना डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, तो यहां पर जो चौथा कथन है यह भी सही है। पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां नर्मदा तापी इस क्षेत्र से होकर बहती हैं। तीसरा कथन यहां गलत हो जाएगा। 1, 2, 4 कथन सही होगा। इस वजह से इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन सी 1, 2, 4, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। केवल 1, 2, 4 कथन ही भारतीय प्रायद्वीपीय पठार के बारे में सही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए। कथन 1 है जिसे अभिकथन ए कहा गया है, भारत में अधिकतर वर्षा मानसूनी पवनों से होती है। दूसरा कथन है, कारण आर, भारत उष्णकटिबंधीय में अवस्थित है। ठीक है, कूट है। ए, बी, सी, डी 4 ऑप्शन है, क्रमशः ए है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। और डी ऑप्शन है, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। यह प्रश्न सीटेट 2016 में पूछा गया था। ठीक है, अब हम इस प्रश्न को समझने की कोशिश करते हैं। यदि हम बात करें कि भारत में अधिकतम वर्षा मानसूनी पवनों से होती है, तो यह बात बिल्कुल सही है कि भारत में अधिकांश वर्षा मानसूनी पवनों की वजह से होती है। जैसे यदि हम भारत के मैप में देखें और भारत के मैप को एक रॉ मैप बनाकर इसे समझने की कोशिश करें, तो ध्यान रखिएगा कि भारत में जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, ये क्या है, मानसूनी हवाएं हैं। और दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से भारत में मानसून प्रवेश करता है और आगे बढ़ता है। और इन्हीं मानसूनी पवनों की वजह से भारत में अधिकांश भारत में क्या होती है, वर्षा होती है, अधिकतर वर्षा होती है। तो पहला कथन बिल्कुल सही है। कथन आर, कारण आर क्या है कि भारत उष्णकटिबंध में अवस्थित है। देखिए, यदि हम पृथ्वी का मैप बनाए और इसका एक खाका खींचे, इसका एक प्रतिरूप बनाए और यह 0 डिग्री अक्षांश है। 0 डिग्री अक्षांश में भारत उत्तरी ध्रुव में, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में भी भारत की लोकेशन यहां पर है। ठीक है, अगर देशांतर की बात करें तो लगभग 67 से 97 के आसपास बीच में। ठीक है, और ध्यान रखिएगा भारत की जो अवस्थिति है यह उष्णकटिबंधीय रीजन है। हम सभी जानते हैं कि 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के बीच का जो हिस्सा है वह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। और भारत भी उष्णकटिबंधीय जोन के अंतर्गत स्थित है। और उष्णकटिबंधीय जोन में स्थित होने की वजह से यहाँ पर जो पवनें चलती हैं, दक्षिण पश्चिमी पवनें, ये दक्षिण पश्चिमी पवनें मानसून पवनों का कारक बनती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कारण आर भी सही है और कारण आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। इस तरीके से इस प्रश्न के यदि हम सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन सी 1 और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। यही इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में कर्क रेखा की लंबाई सबसे कम है? ध्यान रखिएगा, किस राज्य में कर्क रेखा की लंबाई सबसे कम है, छोटी है, यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन है छत्तीसगढ़, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, झारखंड। यह प्रश्न सीटेट 2015 में पूछा गया था। हम सभी जानते हैं कि कर्क रेखा का मतलब क्या, यह है पृथ्वी। ठीक, पृथ्वी में 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश से 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसे हम कहते हैं कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री साउथ, इसे हम कहते हैं मकर रेखा। 0 डिग्री अक्षांश पर जो रेखा स्थित है इसे हम कहते हैं विषुवत रेखा। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में स्थित होने की वजह से ध्यान रखिएगा कि भारत के अधिकांश राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अब इस वजह से अब आपको यह बताना है कि भारत के किस स्टेट से सबसे कम कर्क रेखा की लंबाई देखने को मिली है। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है राजस्थान, ऑप्शन बी राजस्थान। अब आपको
एटलस खोलना है, भारत का मैप देखना है और भारत के मैप को देखने के बाद कमेंट करके यह बताना है कि भारत में कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। बहुत आसान सा सवाल है, आपको देखना है, लेकिन आपको यह होमवर्क या आप कह सकते हैं यह प्रश्न इसलिए पूछा जा रहा है ताकि आप एटलस को खोलें और मैप में दरअसल इस स्थिति की, कर्क रेखा की लोकेशन देखें, भारत के राज्यों से गुजरने की स्थिति देखें, किन किन राज्यों से गुजरते समय किस राजधानी के ज्यादा नजदीक है, किस स्टेट की राजधानी कर्क रेखा के ज्यादा पास में नजर आ रही है, किस राज्य से सर्वाधिक होकर गुजर रही है, किस राज्य में इसकी लंबाई कम है। प्रश्न है, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राजस्थान। आपको देखना है आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में मानसून के मौसम पर निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। ध्यान रखिएगा, मानसून के मौसम पर प्रश्न फ्रेम किया जा रहा है। पहला कथन क्या है, दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में पवन मुख्य भूमि से बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती है। दूसरा कथन है, मानसून के लौटने के समय में पवन मुख्य भूमि से बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती है। और तीसरा कथन है, भारत के दक्षिणी भागों में मानसून के लौटने के मौसम में वर्षा होती है। उचित विकल्प का आपको चुनाव करना है। ऑप्शन ए है केवल 1 और 2 सही है, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3 सही है, ऑप्शन सी है केवल 1 और 3 सही है और ऑप्शन डी है 1, 2 और 3 सही है। इस प्रश्न का सही जवाब है, ध्यान रखिएगा, सही जवाब को पहले आप यह जान लीजिए कि जो सीटेट है, सीटेट 2013 में यह प्रश्न पूछा गया था। सही जवाब के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि मान लीजिए यह भारत का मैप है और हम भारत के मैप में चर्चा करते हैं इस क्षेत्र की। देखिए, जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, यह दक्षिण पश्चिम मानसून दरअसल इस क्षेत्र से, अरब सागर वाले क्षेत्र से मुख्य भूमि या स्थल की ओर बहते हैं। ठीक है, और इस वजह से ही यहां क्या होता है, मानसून आता है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल से भी कुछ हवाएं ऊपर की उठती हैं और यहां वर्षा होती है। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में जो पवन है वह मुख्य भूमि से नहीं बहती बल्कि अरब सागर वाले क्षेत्र से कहां जाती है, स्थल में आती है, मुख्य भूमि में आती है। बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र से नमी लेकर पवनें मुख्य भूमि में जाती हैं। लेकिन इसमें क्या लिखा है कि बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती है, तो यहाँ पहला कथन क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी की तरफ से और अरब सागर से मुख्य भूमि की तरफ बहती हैं। और खास का ध्यान रखें, जो उत्तर पूर्व वाला इलाका है, यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला जो क्षेत्र है वह मौसमराम है। ठीक, ध्यान रखिएगा। दूसरा कथन है, मानसून के लौटने के मौसम में पवन मुख्य भूमि से बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती है। देखिए, यदि मौसम के या मानसून के लौटने की हम बात करें तो ये पवनें मानसून से वापस लौटती हैं और यहां पर वर्षा करती हैं। तो ये मुख्य भूमि से बंगाल की खाड़ी की ओर लौट रही हैं और दक्षिण भारत में वर्षा करती हैं। तो मानसून के लौटने के समय पवन मुख्य भूमि से बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती है, यह कथन बिल्कुल सही है। और भारत के दक्षिणी भाग में मानसून के लौटने के मौसम में वर्षा होती है, यह कथन भी बिल्कुल सही है। तो कथन 2 और कथन 3 यहाँ पर सही हो जाएंगे। इस तरीके से इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन बी केवल 2 और 3 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। केवल 2 और 3 सही है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने भारत में मानसून के बारे में भी चर्चा की, कैसे मानसून आता है, कैसे मानसून लौटता है और मानसून आने और मानसून लौटने के क्रम में कहां कहां वर्षा होती है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहें, अपनी तैयारी को और बेहतर बनाते रहें। और भी वीडियोस हैं जो आप देख सकते हैं दृष्टि टीचिंग लर्निंग जो प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब है, इस पर। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आपका शुक्रिया।